हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू सुहल आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो GS2 है ना। ठीक है, तो GS2 में एक सेक्शन है, तो उसमें एक पॉलिटी और गवर्नेंस का पूरा एक सेक्शन है 114 मार्क्स के। तो जब हम पॉलिटी और गवर्नेंस को पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है। क्योंकि देखो, पॉलिटी में तो बहुत सिलेबस है ना, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है ना, तो सब तो आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है, आपको ये देखनी है कि PYQ किस तरह से आ जा रहे हैं, उसी के लाइन पे आपको प्रिपेयर करना है ना। एक जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होता है उनका सबसे पहले यही होता है कि भाई सिलेबस क्या है और PYQ है, ये दोनों दो, उसके बाद ही मैं किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूँगा। ऐसा नहीं कि अगर पॉलिटी गवर्नेंस को तैयारी करना है तो हम बस लक्ष्मीकांत उठाएंगे या किसी के नोट्स उठाएंगे और करेंगे, नहीं। पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, किस एरिया से पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे। समझ रहे हो आप? यस। तो इस पूरे के पूरे ओरिएंटेशन सेशन में हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस किस थीम से पूछे जा रहे हैं, और उसी थीम को हमें प्रिपेयर करनी है अच्छे से। ठीक है, अगर आपने उस थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, पहले से प्रिपेयर होंगे आपके सब चीज़। तो चलो देखते हैं जी। तो देखो, क्वेश्चन जो है ना पॉलिटी गवर्नेंस का, कुछ जैसे प्रियम्बल से आ रहे हैं। पहले समझ लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रियम्बल हो गया, फिर फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ से आ रहे हैं, फिर DPSP से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन जो है फेडरलिज्म, यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट से, फिर गवर्नर से, फिर पंचायती राज से, लोकल से गवर्नमेंट जिसको बोलते हो, फिर जुडिशरी से, और कुछ गवर्नेंस में रीजनलिज्म। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर इलेक्शन प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, और है एक दो, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स, एंड लास्ट टू वी हैव प्रेशर ग्रुप एंड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो यही कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चा आपके पास ना 13 टॉपिक्स हैं। अब समझना, इस 13 टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इस 13 टॉपिक्स को, तो आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, ये 13 टॉपिक, मैं कहता हूँ 2-4 टॉपिक और बढ़ा लो। मैं कहता हूँ आप 17 से 18 टॉपिक्स कर लो। पूछे जा रहे हैं 13 टॉपिक से, 2-4 और ले लो आप। लेकिन यहीं से इसी को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, इससे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल को हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है। आई होप कि आपको प्रियम्बल सबको याद होगा, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। तो देखते हैं, चलो। एक तो 69th में पूछा गया, उसके बाद 45th में पूछा गया, फिर 42nd में पूछा गया। देखो रिसेंटली क्या पूछा गया, 69th में पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझे कि मतलब प्रियम्बल जो है ना, वो किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरऑल हमारा गोल है ना, उसका एक ब्लू प्रिंट देता है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आपके पास ना, आपको इतना सारा चीज़ पे करना है, तैयार करना है, लेकिन इन सब का ना एक फड़मा होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जिनके बेसिस पे आप कहते हैं हाँ इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये, मतलब ये आपने ब्लूप्रिंट उसका एक शॉर्ट वर्जन तैयार कर लिया। ठीक है, टेम्पलेट जिसको आप बोलते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। मतलब जितना भी चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसका उसके जो सारे का जो ओरिजिन है वो आपको कहाँ मिलेंगे? प्रियम्बल में मिलेंगे। ठीक है, चाहे जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फैटर्निटी हो, सोवर्निटी हो, है ना, समझ में आ रहा है? जितने भी टर्म्स हैं, सोशलिज्म, ये सब चीज़, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फैटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी,
नहीं है कि नहीं? तो ये सब चीज़, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चंस को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी अच्छे तरीके से पूरे के पूरे प्रियम्बल को प्रिपेयर कर लिया। इस एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा प्रियम्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब आप इस क्वेश्चन करोगे 38 मार्क्स का होगा मे बी, ठीक है। तो 38 मार्क्स जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, ब्लूप्रिंट कैसे देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पे आप उसके सिग्निफिकेंस को नेचर में ही इसका ये आ जाता है। यहाँ पे जब आप बताओगे ना ब्लूप्रिंट के बारे में, तो ये नेचर इसी से डिराइव होता है। अब फिर उसका इम्पोर्टेंस बताओगे, प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस कहाँ से पता लगेगा? उसके एक एक टर्म से ही पता लगेगा क्या इम्पोर्टेंस है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो ये खुद तैयार हो गया, या इसको तैयार कर लिया तो ये खुद तैयार हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के समरूप हैं बच्चा, बस जो ये सेंटेंस है ना, इसका तरीका बदला है और कुछ नहीं है, दोनों है एक ही। एग्जामिन द justification and importance of the philosophy embodied in the preamble of the Constitution of India। देखो, अगर फिलॉसफी की बात हो रही है तो प्रियम्बल में ना एक है पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक है सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, यही दो फिलॉसफी है ना यार प्रियम्बल में। तो इसका किस तरह से जस्टिफिकेशन आपको मिलता है, इसको एग्जामिन करना है, उसका इंपॉर्टेंस बतानी है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? एग्जामिन द जस्टिफिकेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फिलॉसफी इम्बॉडी इन द प्रियम्बल ऑफ द। तो प्रियम्बल में जो जो टर्म्स जो फिलॉसफीज हैं उसका आपको जस्टिफिकेशन देना है और उसका इम्पोर्टेंस बताना है, सिंपल है। और उसको एग्जामिन करना है कि ठीक है, सोशलिज्म अगर बोल रहा है या सेकुलरिज्म बोल रहा है तो किस हद तक सेकुलरिज्म का जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे का? तो अगर आप इस तरह से प्रियम्बल का, तो इन तीनों को अगर एक साथ आपने प्रिपेयर कर ली, कि वैसे देखो दोनों में कोई अंतर है नहीं, छोटा मोटा अंतर है और ज़्यादा कोई बड़ा अंतर है नहीं। तो इसका मतलब प्रियम्बल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। हर एक टर्म, जैसे सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये जितने भी है, इसका किस किस आर्टिकल से क्या लेना देना है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़नी है ना। तो जैसे आपने इस तरह से पढ़ो करके तैयार कर लोगे कंटेंट अपना, तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखते हैं, 70 में पूछा गया, 69 में पूछा जा रहा है, 69 में 2 पूछे गए, 68 में फिर 64th 60, मतलब लगातार पूछे जा रहे हैं, मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है। चलो देखते हैं, कह रहा है कि आर्टिकल 32 जो है ना वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको एक्सप्लेन करना है। और ये BM राव अम्बेडकर ने ही बोला था ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 32 को ना एक्सप्लेन करनी है। ये आर्टिकल 2 में जितने भी प्रोविजन, जितने भी चीज़ें ना उसको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस बतानी है। यही हुआ इसका मतलब, समझ में आ रहा है? तो यानी आर्टिकल 32 को प्रिपेयर करने। अब देखो आर्टिकल 32 ब्रॉड है, तो यहाँ सबको पता लगता है कि और ब्रॉड क्या क्या है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, तो ये दोनों ब्रॉड है, आपको इसको भी प्रिपेयर करनी है। आप चाहो तो राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो यार। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो 32 है तो हमें 19 भी करनी है, हमें 21 भी करनी है, 14 से 18 भी करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। फिर है क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, BSD को, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो केशवानंद भारती केस में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसको एग्जामिन करना है। समझ में आ रहा है कैसे एग्जामिन करना है, वो क्वेश्चंस कैसे लिखना है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ, अभी कैसे आंसर करनी है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, आर्टिकल 32 के बारे में पूछा। ठीक है, अच्छा अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पूछ रहा है, तो इसी से रिलेटेड में क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये पूछा जा सकता है। तो इसके पैरेलल में आपको ये दोनों भी प्रिपेयर करनी है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आपको क्या समझ में आता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने या पार्लियामेंट ने या हमारे लेजिस्लेचर जो भी कहो, उन्होंने कब कब इसको अपहेल्ड किया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लीगल मोरालिटी से किस तरह से भिन्न है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीज। तो इस क्वेश्चन से आप इन दोनों को अलग प्रिपेयर कर सकते हैं। यही होता है थीम को पढ़ना, उसके पैरेलल टॉपिक्स को भी कवर करना है। अब आ रहा है EWS जस्टिफाई। अब देखो इस समय इनका थोड़ा जो आपको ही पता 1/3 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो इसके बारे में, क्योंकि देखो इज रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड, क्योंकि देखो रिजर्वेशन जो भी है ना वो इकोनॉमिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट किया गया और फिर दिया गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, तो उसको आपको एक्सप्लोर करनी है। बात समझ ना, यानी अमेंडमेंट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुआ था, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, हुआ है, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करनी है, करनी है नहीं करनी है। तो ये आपको हमेशा जो सोर्स मिलता है ना, वो हमेशा आपको PYQ से ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हाफ अ सेंचुरी एगो। डू यू थिंक दैट कि दिस डिबेट विल प्रूव टू बी अ पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द न्यू फ्यूचर, गिव आर्गुमेंट। ये एक सेकेंड रुकना, अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है। इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये बहुत जुडिशरी के साथ थोड़ा सा इनका पंगा तो था, ठीक है। तो या आपको भी पता है धनखड़ साहब जो है ना, ओपनली वो कई बार जुडिशरी को ना, इवन जजेस, टॉप जजेस बैठे रहते थे उनके सामने क्रिटिसिज्म करते थे वो, ठीक है। तो आपको ना, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, इससे ना कहीं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के जो पावर होते हैं वो कर्व होता है, यू नो दैट। तो उन्होंने ना इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ना क्रिटिसाइज किया था। तो आपको ये बताना है पहले तो एग्जामिन करने की इस बेसिक, और यही चीज़ देखो ना यहाँ पे रिपीट हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर करते तो यहाँ भी प्रिपेयर हो जाता। तो इसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, आपको एग्जामिन का मतलब होता है कि आपको उसका सिग्निफिकेंस के साथ साथ आपको उसके लिमिटेशंस दिखानी है, उसका क्रिटिक भी करनी है, अब फिर एक अपना बैलेंस्ड व्यू लेनी है, आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दिखानी है, ठीक है। भारत में सेपरेशन ऑफ लॉ है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके साथ पूछा गया क्या डू यू थिंक, देखो इन्होंने पूछा भी है, बहुत बच्चे ये भी मिस करते हैं। डू यू थिंक, आपको एक्सप्लिसिटली पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू थिंक क्या कि दिस डिबेट विल प्रूव टू बी पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और इसको और आर्गूमेंट दे सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेकर के। तो या BHDs बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद सेकुलरिज्म से पूछा गया, डायनेमिक सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आपको पता है दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और इक्वी डिस्टेंस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो सेकुलरिज्म को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, डायनेमिक सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है, एनालाइज करनी, क्रिटिकली एनालाइज करनी है। तो सेकुलरिज्म के बारे में आपको पता करनी है, ठीक है। अच्छा, तो सेकुलरिज्म हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हो गया, EWS हो गया, आर्टिकल्स वगैरह सब हो गया। तो देखो सेकुलरिज्म पूछा गया, और डिबेट में क्या होता है, सोशलिज्म। आपको पता है नेहरू का सोशलिज्म और अभी के सोशलिज्म, जिस तरह से इंडिया अडॉप्ट आफ्टर 1991 वगैरह, तो आप वहाँ से सोशलिज्म के बारे में भी बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स प्रियम्बल डिक्लेयर्स कि इंडिया टू बी ए सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैव बीन मेड टू इम्प्लीमेंट दिस। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे कि एक एक टर्म का किस आर्टिकल से रिलेशन है वो तैयार कर लो। देखो वो अगर आप तैयार करते तो इस क्वेश्चन का आप जवाब अच्छे से दे पाते कि प्रियम्बल में ये सारे टर्म्स मेंशन है ना, तो
इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इनके प्रोविजंस को। ठीक है, तो ये एक एक टर्म को आपको आर्टिकल से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रिपेयर कर लोगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस। देखो सेम क्वेश्चन अभी थोड़ा देर मैंने पहले भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। मेयर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका नॉर्थ कोरिया में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका जा कर के चाइना में भी है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थोड़ी ना है। और एक चीज़, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एग्जांपल यूके, यूके में ऐसा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच डिफरेंस बतानी है और एग्जामिन करनी है सीरियसली क्या द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर, और कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब करना है तो इसके पार्ट्स लिख देना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू रिलीजन्स, है ना, कल्चरल और माइनॉरिटी राइट वगैरह सब, और फिर रेमेडी वगैरह सब, तो वो आपको डिस्क्राइब करनी है। एंड हाउ हैज़ देखो आर्टिकल 21 पूछ दिया गया तो आर्टिकल 19 में प्रिपेयर करनी। आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेशन ऑफ द जस्टिस एक्सपेंडेड इट स्कोप टू राइट टू लाइफ, कि ओवर द ईयर आर्टिकल 21 का जो हॉराइजन है वो किस तरह से बढ़ा है। जुडिशरी ने समय के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन किया है आर्टिकल 21 का, है ना, और उसका स्कोप बढ़ाया राइट टू लाइफ का, तो वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ कैसे प्रिपेयर करनी है इस वाले टॉपिक को। अब गॉट इट, समझ में आया। यस, नेक्स्ट वी हैव डीपीएसपी। डीपीएसपी से देखो किस तरह से पूछे गए कि जो बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है ना, उसके रेलेवेंस को बतानी है इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। देखो ये तो बिल्कुल करंट अफेयर है, और ये तो लॉ का कोडिफिकेशन हो या कॉलोनियल लॉ से जो डू अवे करना है उसको लेकर के है, तो इनका रेलेवेंस बताना है। ठीक है, बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, what could be the potential positive and negative negative societal consequences of the introducing a uniform civil code in India considering the rich diversity। या यूसीसी से पूछा गया, इसके पॉजिटिव निगेटिव वगैरह सब आपको बतानी है। फिर बीएनएस से पूछा गया। ठीक है, उसके बाद देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द चार्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन द एग्जांपल। देखो जो फंडामेंटल राइट है वो आपको क्या गारंटी करता है, आपको पता है, पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो डीपीएसपी ना वो सरकार के लिए, वो लोगों के लिए नहीं, सरकार के लिए एक डायरेक्टिव्स हैं कि वो किस तरह से गवर्नेंस करेंगी, उनके लिए एक तरह का क्या कहते हैं, गाइडिंग लाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव डायरेक्शंस दिए गए हैं सोशल और इकोनॉमिक, उसको थोड़ा मतलब डीपीएसपी में जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट मेयर अ सेक्रेट डिक्लेरेशंस बट द क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द गाइड टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, डिस्कस एंड स्टेट टू व्हाट एक्शन दे हैव बीन इम्प्लाइड इन प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, पहले तो आपको डिस्कस कर देनी है जितने भी हैं, उसके बाद आपको बताने कि कितने सारे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। यू नो दैट कि राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन वगैरह सब इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, बाकी सारे तो जितने भी इम्प्लीमेंट हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, लॉज के थ्रू, ऐसे सिर्फ नहीं कि अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ हो, लॉज के थ्रू भी कोई अगर इम्प्लीमेंट हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें किए गए। ठीक है, बहुत अब यूनियन लेवल पे नहीं तो स्टेट लेवल पे कोई चीज़ हुआ हो, ठीक है, तो उसको लेकर के कोई चीज़ के लिए कोई कमेटी ही बनाई गई हो, कुछ भी हो, तो किस एक्सटेंट तक, टू वाट एक्सटेंट है ना,
तो आप बता सकते हैं दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। ठीक है, क्या चीज़, डीपीएसपी के अलग अलग प्रोविजंस को क्या इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट किया गया और किस हद तक किया गया, वो आपको बताने हैं। डिस्क्राइब द वेरियस डीपीएसपी एंड हाउ दे इम्प्लीमेंट इन बिहार आफ्टर। तो सेम चीज़ है कि अगर आपने ये कर लिया तो बिहार वाला कर लो। तो ओवरऑल क्या समझ में आया आपको डीपीएसपी से? पहली बात, कैसे प्रिपेयर करोगे डीपीएसपी में? तो डीपीएसपी का ना सबसे पहले कैटेगरी बना लेना। ठीक है, इसमें गांधीयन फिलॉसफी है, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न कुछ फिलॉसफी है, ठीक है, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी है। तो वो पहले तो कैटेगरी बना के आर्टिकल कर लेना तैयार। आर्टिकल तैयार कर लिए, अब देखना कि क्या कोई अमेंडमेंट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या कोई लॉ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो तैयार कर लेना। ठीक है, अब बिहार के एस्पेक्ट को थोड़ा देख लेना और उसके बाद कुछ नहीं करना, डीपीएसपी आपकी कवर्ड। ठीक है, सुना आ गया? हाँ, और एक डायमेंशन अगर आप चाहो तो आप एक और पहले से तैयार करके रख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि आज 70-75 साल हो गया लेकिन अभी भी देखो डीपीएसपी में जो भी चीज़ मेंशन है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है ना, उस समय डीपीएसपी में कोई प्रोविज़न को क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय भारत के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था कि उसको ना सरकार फंडामेंटल राइट या बाकी जगह कहीं रखे। तो इसलिए फंडामेंटल राइट में ना रख करके उन्होंने डीपीएसपी में रखा कि जब देश सक्षम होगा ना, तो उस समय उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाएगा, उसको लॉ बना दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लॉ के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, किसी भी के थ्रू। तो ऐसा क्यों हुआ कि 70 साल भी हो गए और अभी भी इतने सारे प्रोविजंस जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? तो एक एस्पेक्ट ये भी आप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, और क्या करनी चाहिए, कोई जुडिशियल इंटरवेंशन है वो भी देखना होगा। तो अगर ये, इसके साथ साथ अगर ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये भी कवर कर लिया, तो उसके बाद डीपीएसपी में आपको कुछ तैयार करने की जरूरत सच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो, राइट एन एशे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370। ये तो चलो करंट अफेयर का ही तो पूछना बनता है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर में रहा ही है कि किस तरह से। देखो, दो तरह के चेंजेस की बात कर रहा है, एक पॉलिटिकल चेंजेस और एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, दोनों अलग अलग है ना भाई, ये दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, मेजर अमेंडमेंट कोई भी हो रहा है या कोई भी बिल आ रहा है, तो उसको प्रिपेयर करनी है। यहाँ से आपको ये समझनी है, समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ द नेशनहुड। कौन कौन से? पहला, एन embrace ऑफ द स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्या मतलब हुआ? देखो, आपको भी पता है ना कि भारत का जो फेडरलिज्म है, क्या कहा, तो स्टेट जो है ना वो डिस्ट्रिक्टेबल है, लेकिन यूनियन जो है जिसको आप सेंटर बोलते हो वो इनडिस्ट्रिक्टेबल है। आप उसको, यूनियन नहीं टूट सकता, यूनियन ब्रेक नहीं हो सकता, स्टेट ब्रेक हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट के पास भी पावर होते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है ना, इसको बोलते हैं, केशव ने बोला था कि दिस इज कॉल्ड क्वासी फेडरलिज्म। एक और बहुत और कहा जाता है कि भारत का जो फेडरलिज्म है ये अपने आप सुई जनरिस काइंड ऑफ थिंग है, अब किसी से मिलता जुलता नहीं, इसका एक अपना ही काइंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक तो स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज भारत में भी आपको पता है किस तरह से है, और एक कमिटमेंट टू द, कि भाई एक लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी है और एक छोटे स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी है, ग्रुप्स हैं। तो दोनों के बीच सामंजस्य को कैसे स्थापित करना, वो भारत उस चीज़ को लेकर कैसे क्या क्या प्रोविजंस बना रखा है या क्या लॉ बना रखा है, वो सब आपको समझने वाली बात है यहाँ पे। एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म्स
ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है, ये कि भारत दोनों को लेके चलता है यार। तो देखो लिखा है ना कि इंडियन फ्रीडम इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ नेशनहुड, कि एक एक क्या परस्यूट है कि लार्जर जो इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसको भी कमिट, उसके लिए जो हमने कमिटमेंट किया उसको भी पूरा करना है, और जो एक स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी उसके भी इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। और ये एक लाइन दिया गया कि हाँ इंडिया ये करता है। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन करना है नेचर ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म्स इन द लाइट ऑफ द एबोव स्टेटमेंट। तो इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म आपको बतानी है, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू आपको बतानी है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यू नो दैट ना। इंडिया में क्या होल्डिंग टुगेदर, नॉट कमिंग टुगेदर। फिर फेडरलिज्म के आपको फीचर्स बताने हैं, फिर आपको ये बताना है कि स्टेट कैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में पावरफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टेट को प्रोटेक्ट करती है ना, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, स्टेट बेस्ड कल्चरल हमारी डाइवर्सिटीज, उसके इंटरेस्ट को कैसे पूरा करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली। आर यू गेटिंग मी? सुना रहा है? नेक्स्ट, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर विद द स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। एग्जामिन हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन ट्यून विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप क्या करो, ऐसे 10 एरिया लिखो, मैं कहता हूँ 10, अगर आपको पता नहीं यूज़ करो, एआई का यूज़ करो, इंटरनेट का यूज़ करो, 10 ऐसे एरिया बनाओ, 10 ऐसे एरिया का नोट्स बनाओ जहाँ पे आप ये देखो कि सेंटर और स्टेट के बीच ना क्लैश है, यहाँ उनके साथ प्रॉब्लम है, ये बनाओ एग्जाम्पल्स के साथ। और फिर ऐसा 8 से 10 ऐसे एरिया बताओ जहाँ पे कि ना सेंटर और स्टेट आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली ना तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, ये 10 कन्फ्लिक्ट वाले एरिया और 8 से 10 जहाँ पे दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। एक होता है कि पहले था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स, एंड नाउ जब नीति आयोग आया तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है। कि आज देखते हो ना कि फिस्कल इंडेक्स में जो है उड़ीसा निकलना चाहता है आगे, दूसरे स्टेट्स के, तो एक राज्य दूसरे राज्य से compete कर रहे हैं कि कौन बेहतर और कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स, ठीक है। तो ये करना, समझ आ रहा है? हाँ, और ये 2 पॉइंट आपने कर लिया। अब तीसरा पॉइंट एक और तैयार क्या करो कि कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे बेटर और बनाया जा सकता है, इसके पहले आपको एक चीज़ और प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है दोनों के बीच रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है जैसे इंटर स्टेट कुछ बॉडी बनाई गई, काउंसिल है, वाटर बॉडीज़ हैं, या कुछ ऐसा है वो बनाई गई है, क्या लॉ के थ्रू ऐसा कोई मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म्स बने पड़े हैं, ठीक है, वो देखो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स हैं वो तैयार करो। अब फिर वे फॉरवर्ड में ये तैयार करो कि कौन कौन से एरिया में और बेहतर तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, क्लैशेस को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने ये 4-5 डायमेंशन कवर कर लिया ना फेडरलिज्म का, सेंटर स्टेट रिलेशन का, विथ आर्टिकल को कोट करते हुए, तो उसके बाद ये कुछ भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लिख दोगे। लैंग्वेज का इधर उधर है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वही वाली बात होगी ना, देखो वही सेम क्वेश्चन है कि इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लीन है किसके साइड, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो दिखाओगे कौन, देखो मैंने बताया था कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट के पास भी पावर होता है, क्योंकि देखो स्टेट के पास जो पावर है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा, वो कौन पावर दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि ठीक है नॉर्मली ये है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कैसे सारा पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये वाला अगर आपने पहले तैयार करके रखा होगा तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो। या तो वो तैयार करो ना, वो सारे पॉइंट्स आप तैयार करो, 8 से 10 तैयार करो कि कहाँ
कहाँ ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है, लिखो कि हाँ यहाँ पे ना इनके पास ज़्यादा पावर है। फिर वहाँ लिखो कि कहाँ स्टेट के पास भी पावर है, वो भी लिखो, सब लिखो, तैयार करो ऐसे टॉपिक्स को, ठीक है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन, हैव ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, डिस्कस विद साइटिंग एग्जांपल। तो या अलग अलग एग्जांपल्स को लेकर के आपको दिखाना है कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह सब जो है ना एक पॉइंट ऑफ क्लैश है दोनों के बीच, ठीक है। फिर एनालाइज द एरियाज ऑफ टेंशन बिटवीन द सेंटर, भाई सेम क्वेश्चन, सेम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप फेडरल गवर्नमेंट एंड बिहार एट प्रेजेंट। देखो नॉर्मली जो भी स्टेट्स का प्रॉब्लम होता है वो नॉर्मली सब स्टेट्स का वैसा थोड़ा बहुत अलग होता है बिहार का साथ, तो बिहार का आप अलग से एक्सपेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो उसमें बिहार का मैं आपको दिखा दूंगा। जो करंट का अभी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है बिहार में वो दैट इज़ कॉल्ड डबल इंजन सरकार तो है वहाँ पे, लेकिन इसके पहले नहीं थे, तो थोड़ा क्या क्लैश होता था वो आपको प्रिपेयर करनी है कि ओवर द ईयर्स सेंटर और बिहार के बीच ये पॉइंट पे क्लैश हुए करते, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर के हो या फाइनेंशियल डिवोल्यूशंस को लेकर के हो या कोऑपरेशन विद नेपाल के साथ हो या अलग अलग चीज़ें हो, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर के हो या किसी भी और चीज़ को लेकर के हो, है ना, जैसे SIR को लेकर के हो या अलग अलग चीज़ें NRC को लेकर के किसी भी चीज़ों को लेकर के हो, तो वो आपको पहले से प्रिपेयर करनी है। देखो ऐप वहाँ बैठ के अचानक से जनरेट नहीं होता, आपको ये सब पहले बैठ के लिखनी पड़ेंगी क्या प्रॉब्लम है, और अभी के डायनेमिक्स में जब वहाँ डबल इंजन सरकार बनी है तो अभी किस तरह से कॉपरेशन हो रही है और किस तरह से हेल्प मिल रहा है बिहार को, दोनों चीज़ आपको तैयार करके जानी है, क्योंकि वहाँ तो पलटती लड़ती है ना सरकारें, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। फिर डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द इंडियन फेडरल सिस्टम, है ना, एंड द सेंटर एंड स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेशनल एंटी टेररिज्म। ये बहुत पुराना है। यहाँ पे क्या है कि आपको रिलेशन दिखाना है कि इंडियन फेडरल सिस्टम और सेंटर अलग अलग जो हमारा है ना लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जितने जितने टाइप के रिलेशंस हैं हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जा कर के स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो सारे आपको दिखाना है। तो ये सब जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा। और हाँ ये चीज़ है कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एंटी टेररिज्म काउंसिल, क्या आपको ही पता है, चाहे वो CBI को लेकर के हो या तो देखते होंगे कि कंसेंट देते नहीं है सरकार वगैरह सब, ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर के आपको प्रिपेयर करनी है। तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाते नहीं, ये उस समय का करंट अफेयर ओरिएंटेड है चीज़ें, तो करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज़ें तो पूछी जाती हैं। अब एग्जामिन करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, आप वो प्रिपेयर कर लोगे तो ये खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा क्वासी, क्योंकि क्वासी फेडरल का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से फेडरलिज्म है नहीं, लीनियंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा झुकी हुई है, तो वही चीज़ आपको दिखानी है। एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंडियन फेडरलिज्म, और ये अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेंड क्या है, वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्टील बॉर्न ऑफ कंटेंशन, स्टील क्लासेस देखे जाते हैं लेकिन इस एरिया में कोऑपरेशन हो रहा है, तो दैट इज यही ट्रेंड है ना, ठीक है। नाउ ये सब हो गया, अब प्रेसिडेंट पे आओ, प्रेसिडेंट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। क्या मतलब हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको बताना है किस तरह का रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बताना। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो जब आप प्रिपेयर करोगे प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, इनके बीच रिलेशनशिप को भी प्रिपेयर कर लेना कि देखो प्रेसिडेंट नॉर्मली क्या होता है, गाइडिंग लाइट होता है ना, ठीक है, सुन आ रहा है, लेकिन अगर इनकी कोई सुने नहीं तब तो कोई अलग बात हो गई, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव के नाम पे लिए जाते हैं, यू नो दैट, ठीक है। रियल पावर हेल्ड जो होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर के और इनके कैबिनेट के अंदर होता है, लेकिन जो नॉमिनल होते हैं इनके अंदर होता है, तो इनके बीच थोड़ा सा रिलेशंस आपको पहले से तैयार करके जानी है, ठीक है। और अभी किस तरह से चेंजिंग रोल है वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तैयार करनी है। उसके बाद
रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इज लाइक दैट ऑफ एल्डर इन द फैमिली। ये सेम चीज़ है, वही चीज़ है ना कि एल्डर की तरह काम करता है, हु होल्ड्स ऑल द अथॉरिटी। बट अगर कोई नॉटी बॉय है, नॉटी यंग मेंबर है हाउस में, कैबिनेट की बात हो रही है या पीएम की बात हो रही है, अगर उनको सुनते नहीं है देन ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव। तो अगर ये कर लोगे ना बच्चा तो ये खुद ही हो जाएगा। सेम ही काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट के पावर याद रख लो, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है। ठीक है, इसके डिस्क्रिशनरी पावर भी लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इनके ना लिमिटेशन बता देना, थोड़ा लिमिटेशन पढ़ लेना कि प्रेसिडेंट के क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो पढ़ लेना। और जैसे ये पढ़ोगे ना तो वहीं से आपके ये सब आंसर जनरेट कर लोगे इसके। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का एक्चुअली उनका जो पावर है, उनका लिमिटेशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑल पावर तो उनके पास है, लेकिन अगर कोई नॉटी यंग मेंबर है, अगर वो उनको सुने नहीं, क्योंकि विदाउट कैबिनेट के सैंक्शन का प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी करता है उसी के नाम पे करता है, एड एंड एडवाइस पे करता है। तो उनके लिमिटेशंस के बारे में पूछ रहा है, तो आप उनके लिमिटेशंस के बारे में पावर के साथ साथ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, गवर्नर का देखो क्या है, वही सेम चीज गवर्नर का क्या है नहीं है। यू नो दैट व्हेन देयर इज अ चेंज गवर्नमेंट एट द सेंटर द गवर्नर आल्सो चेंज। सही बात है कि अगर सेंटर में, क्योंकि देखो ये एजेंट होता है ना, जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। ठीक है, तो अगर सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुआ तो गवर्नर भी चेंज होगा स्टेट में। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन करना है रोल ऑफ गवर्नर इन इंडिया एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशंस। तो आपको क्या करनी है, गवर्नर का ध्यान से सुनो, गवर्नर का रोल को नोट डाउन करना है, उनके नोट्स बनाने हैं कि उनका काम क्या होता है, उनका पावर क्या होता है। ठीक है, किस किस तरह के उनके पास पावर होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, गवर्नर जो है वो उनका जो रिलेशनशिप है स्टेट कैबिनेट के साथ, वहाँ पे क्या बोन ऑफ कंटेंशन है वो आपको तैयार करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो चीज़ याद करनी है। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करना है रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर इसको कर लिए तो ये खुद ही हो जाएगा, इसको कर लिए ये खुद हो जाएगा कि गवर्नर का रोल जो है ना वो स्टेट पॉलिटिक्स में किस तरह से है। इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट बिहार में इसी अ मेयर पपेट है, क्या जस्ट एजेंट है, या फिर कुछ उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है भी। डिस्क्राइब द पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये बिहार को लेकर के थोड़ा गवर्नर का ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको बिहार वाला ही, बिहार का एंगल भी टच करना ही करना पड़ेगा। वही सेम क्वेश्चंस है पावर एंड एक्चुअल पोजीशंस के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव PRI, पंचायती राज सिस्टम से देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट को लेकर के पूछा जा रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार। कि आपको पता है ना कि इसके थ्रू 33% रिजर्वेशन दिए गए वुमेन को, है ना। तो आपको यहाँ ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल को डिस्कस करनी है कि उन्होंने किस तरह से वुमेन को ना एम्पावर किया है ग्रास रूट लेवल पे, और दैट इज़ इन बिहार। तो इनके अलग अलग प्रोविजंस बतानी है ना, कुछ डाटा के बारे में बतानी है, और उसके साथ साथ ये सब आपने बता दिया, और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बतानी है, सिग्निफिकेंस बता दिया। और उसके बाद अभी भी जिस तक पंचायत पति का कॉन्सेप्ट हो या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना, कि हाँ रिजर्वेशन तो दे दिया गया लेकिन अभी भी लिटरेसी किस तरह से क्या है, ठीक है ना, तो वो सारे थोड़ा लुक है ना, शॉर्ट कमिंग्स वगैरह सब के बारे में, चैलेंजेस वगैरह सब के बारे में बताओगे और वे फॉरवर्ड के बारे में दोगे, तो ये टॉपिक अब कवर हो जाएंगे। तो क्या करोगे, प्रोविजंस कर लेना इसके याद, प्रोविजंस को नोट डाउन कर लो, प्रोविजंस आपने नोट डाउन कर लेना, इसका सिग्निफिकेंस नोट डाउन करो, लिमिटेशंस नोट डाउन करो। ठीक है, किसी कमेटी ने कुछ बोला है, कुछ रिकमेंड किया, वो नोट डाउन करो, वे फॉरवर्ड करो एंड फाइनलाइज करो, दैट्स ओके, हो गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तैयार। अब देखो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना इसी के आसपास होगा, जैसे कि इस इलुसिडेट एंड इवेल्युएट द लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू
ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज एंड सिटी इंस्टीट्यूशन विद एग्जांपल फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल इन बिहार। सेम, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एग्जामिन एवेल्युएट करना है, ठीक है, इनके वर्किंग को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वर्किंग को, कैसे उन्होंने पिया पंचायती राज को एम्पावर किया है, सिटी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सिटी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं यार, म्यूनिसिपलिटीज़ होते हैं, ये सब होते हैं। ये 74th वगैरह सबको पूछा जा रहा है, 73rd, दोनों को एक साथ पूछा रहा है। पंचायती राज हो गया 73rd, ये सिटी इंस्टीट्यूशन हो गया 74th, ठीक है। उसके बाद ये जब थोड़ा बिहार से रिलेशन है तो ये आपके नोट्स में कवर हो जाएंगे। इन द absence of the well educated and organized local level government system, panchayat and samitis remain primarily political institution and do not become effective instrument of governance। सही बात है कि अगर मान के चलो आपने पीआरआई क्रिएट कर दिया, लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन सोचो कि वहाँ पे जो उनको लीड करेंगे अगर वो वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे, समझ, प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी, फंक्शनरी नहीं होंगे, फंड नहीं होंगे, तो वो बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रह जाएंगे, बाकी उनका कोई इफेक्टिव रोल रह ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बतानी है, आपको यहाँ पे बतानी है कि एग्जिस्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बतानी है। अगर नहीं है तो अभी भी दिखानी है उनके बारे में, सिग्निफिकेंस तो दिखानी है, बट आपको ये भी दिखानी है कि सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे रहेंगे और एक कोई इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे, कैसे, एग्जाम्पल्स देनी है अलग अलग चीज़ों का। अब वो कैसे आएंगी, जब आप लिमिटेशंस पढ़ोगे, इनके चैलेंजेस पढ़ोगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द विलेज लोकल गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द बिहार फ्रॉम 1914 टिल डेट। कोई प्रिपेयर करने की ऐसा ज़रूरत इसको है नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि फंक्शंस बताने हैं 1994 से, नॉट मच। ये वाला इधर कर लो एंड यू आर ओके। ये सब वही प्रोविजंस वगैरह सब है, ठीक है, तो ये सब कर लोगे तो ये खुद हो जाएगा। डिस्क्राइब द बेसिक प्रोविजंस, वही सब चीज़ है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सेम क्वेश्चंस लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया। हम देखो अब ये क्वेश्चंस क्या प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। डिस्क्राइब द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन। बेसिक क्वेश्चंस है, नॉट सो मच वो, ठीक है। अब आ जाओ जुडिशरी पे। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी में पूछा गया कोलिजियम क्या होता है। कोलिजियम क्या होता है, बहुत बहुत न्यूज़ में रहता है कोलिजियम, यू नो दैट, एसपी गुप्ता केस वगैरह सब। व्हाई इज इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिजम्स। एक्सप्रेस रिव्यू, बेसिक क्वेश्चन है, कोलिजियम टॉपिक को कवर कर लो, ठीक है, क्यों क्रिटिसिज्म इसका होता है वो बता दो, ख़त्म कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोलिजियम है तो आपको पीआईएल भी तैयार करनी है, जो उनके लाइन में ऑन द लाइन में जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहते हैं वो तैयार करके जानी है। कोलिजियम किया, पीआईएल करो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सबको छोटे छोटे टर्म्स को तैयार करके जाओ। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। कुछ से पहले ना क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना बहुत सारे ना लिस्ट एक जारी किया था, जिसमें ना जो एग्जिस्टिंग वर्ड जो यूज़ किए जाते थे जुडिशरी और ऐसे ही इन जनरल, उसके लिए अब एक अलग न्यू वर्ड दिए गए थे। तो जेंडर स्टेरियोटाइप को एक तो वो भी, और चाहे वो ऑल वुमेन बटालियन को लेकर के हो, और आर्मी में वुमेन के इंडक्शंस को लेकर परमानेंट कमीशन को बनाने के लेकर के हो, या फिर अलग अलग जो भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं उनको लेकर के कि जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वो आप बता सकते हैं कि वुमेन का इन्वॉल्वमेंट वहाँ क्यों नहीं है ना। सुना रहे, चलो। एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म्स, ये सब तैयार करनी है आपको।
जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक टॉपिक है, पढ़ के जाओगे आसानी से आंसर कर दोगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ salient features of the constitution of India. Do you think that judicial activism has further added to the power of the Supreme Court? तो देखो देयर इज टू थिंग ना कि जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म्स दोनों थोड़ा अलग अलग टर्म है, दोनों को एक समझने की कोशिश ना करें। तो इन दोनों टॉपिक को आप कवर करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ है ही नहीं बच्चा। गो एंड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। जुडिशियल रिव्यू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फुटप्रिंट इसका मिलता है या मेयर जुडिशियल इंटरवेंशन है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या परेशानियां आ सकती हैं, इसका क्यों क्रिटिसिज्म है, वो पढ़ो दोनों के जाके सेम लाइन पे आप दोनों के नोट्स बनाओ जाके, ठीक है। वही जुडिशियल एक्टिविज्म से पूछा गया, एक न्यू कॉन्सेप्ट है इंडियन गवर्नेंस में, डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है इसके आर्गूमेंट के, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट। वही थोड़ा देर पहले बताया कि दोनों का पॉजिटिव निगेटिव पता कर लो, आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो कोलिजियम हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम, और कहीं भाग ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा, ठीक है। तो जुडिशरी से इन सारे टॉपिक से आपको नोट्स कवर करने हैं। वुमेन इन जुडिशरी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप जुडिशरी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक देखो कई बार क्या ना, हमें अपनी माइंड ओपन रखनी पड़ती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे जहाँ पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के बीच पंगा रहा होगा। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जहाँ दोनों ने मैच्योरिटी दिखाई है वो सारे एरिया भी आपको एक छोटे से नोट्स बना के रख लो, फायदा होगा, ठीक है ना। चलो फिर रीजनलिज्म है, बेसिक बेसिक बेसिक। बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज also been effective as a symbol of the identity. In the light of this statement, analyze the political impact of the linguistic identity in India. क्या मतलब हुआ कि भाई देखो कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जो भी हो, जो भी हो, बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, है ना, नहीं है। अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ अपना लैंग्वेज है यार, तो इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है ये बतानी है आपको, इसको एनालाइज करना है, द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। तो जब आप रीजनलिज्म के टॉपिक को कवर करोगे, इनके नोट्स बनाओगे, तो आसानी से ये टॉपिक को आप आंसर कर सकते हो। देयर इज ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट, कोई बड़ा क्वेश्चन ये है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, paramountcy of the national interest is enshrined in the zonal council in the country. Zonal council के बारे में you know that. Examine critically the nature and working of the zonal council in India in the light of the वो system। तो zonal council of India के बारे में पढ़ोगे तो बिल्कुल आप इनके बारे में आंसर कर सकते हो, एज सच नो वो, ठीक है। फिर रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इंडिया। देखो जब देखो रीजनलिज्म के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको रीजनलिज्म के बारे में पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चंस ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चा, मैं आपको क्या बताऊं, बेसिक क्वेश्चंस है कि देखो रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। रीजनल पॉलिटिक्स क्या होता है, किस किस बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, उसको समझाना है। जब पढ़ोगे इसको ले लिख लोगे, नहीं है बोलो। अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इमरजेंस बतानी है आपको। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग द रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी, गिव द रीजन। ये बताना है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ये तैयार कर लो। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या सच में जो लोकल जो एस्पिरेशंस होते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं, क्या उसको सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या नेशनल यूनिटी ला सकता है कि नहीं ला सकता है। तो इसको कवर कर लोगे, और क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, वो तैयार कर लोगे तो आसानी से आंसर किया जा सकता है। और मेरी बात मानो, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि उस टॉपिक का आर्गूमेंट सिर्फ वहीं फिट होता है। अगर आपने कोई एक टॉपिक कवर किया तो उसके आर्गूमेंट कहीं और जगह भी फिट होते हैं,
समझ में आ रहा है? हाँ जी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से देखो क्या क्या पूछे जा रहे हैं। 68 में पूछा गया और 63 थोड़ा कम पूछा जा रहा है और 68 में पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस। ठीक है, गुड। क्रिटिकली एग्जामिन करनी क्या, द रोल इन मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर ओवर द डिकेड्स। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन प्री सेशन पीरियड एंड पोस्ट सेशन पीरियड। इन्होंने तो बता, TN सेशन साहब ने क्या, जो अभी आप जितने भी रिफॉर्म देख रहे हो, चाहे EVM को लेकर के हो या बाकी चीज़ों को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के हो, बाकी चीज़ों, सेशन साहब ने किया था। तो सेशन साहब के पहले और सेशन साहब के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है, इनके बाद जो भी रिफॉर्म आए उनके बारे में आपको बताना। एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग, और इसने डेमोक्रेसी को किस तरह से स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, वो बतानी है। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्ट। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। व्हाट पर्पस डज द इलेक्शन इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड, नॉट मच। वो इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड किस तरह से इसमें रोल प्ले कर रहा है, यू नो दैट। तो बेसिक सारी चीजें हैं। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एक देखो, पहले क्या करना है, इलेक्शन कमीशन मीटिंग के पावर फंक्शन रोल कर लेना। ठीक है, कैसे ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके, वो लिख लेना। इसके चैलेंजेस पढ़ लेना, क्या इनको चैलेंजेस हैं, इन्होंने क्या क्या टाइम के साथ, सुनो ध्यान से, टाइम के साथ इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं इलेक्शंस प्रोसेस में, वो लिख लेना। अभी भी क्या चैलेंजेस हैं या क्रिटिसिज्म किस बात को लेकर के होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो कर लेना और फिर वे फॉरवर्ड कर लेना। समझ आ रहा है? अब वे फॉरवर्ड में बहुत सारी कमेटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जुडिशरी का जो भी रिकमेंडेशन है वो सब लिख सकते हो आप। तो इस तरह से अगर प्रिपेयर कर लोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो फिर प्रिपेयर करने की जरूरत आपको है नहीं है सच बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्शन इंडियन इलेक्शन प्रोसेस और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखो जी। वही कास्ट का थोड़ा सा, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। वही कास्ट सेंसस जो हो रहा है, बेसिक टॉपिक है, बेसिक चीज़ें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह दोनों देख लेना, एक बैलेंस रख के अपना आंसर करना। ठीक है, अगर कह रहा है कि डू यू एग्री दैट द इंडियन पॉलिटिक्स टुडे मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स रादर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। बहुत एस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, डिस्कस द रेफरेंस टू बिहार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स ना दो तरह का हो सकता है, एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हो सकता है और एक एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे रेवड़ी कल्चर दा ये वो, यू नो दैट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करनी है, इसी को लेकर के आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच डिफरेंस बताने हैं कि अभी जो पॉलिटिक्स है वो किसके अराउंड है। तो आपको शो करने कि इलेक्शन टाइम में क्या होता है, आपको दोनों साइड दिखाने कि हाँ ये भी है और ये भी है, दोनों कैसे, तो वो दिखानी है कि अगर एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है तो किस किस लाइन पे हो रहा है, एग्जाम्पल्स देनी है। और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हो तो किस बेसिस पे हो रही है, वो दिखानी है आपको। चाहे वो क्या कहते हैं, वो जो इलेक्शन के टाइम में बजट आता है, इंटरिम बजट, उसमें दिखानी है, या इलेक्शन के टाइम जो अलग अलग वादे किए जाते हैं, ये जो कल्चर है, फ्रीबीज कल्चर वगैरह सब होते हैं, वो दिखानी है। या किस तरह से जो है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन्स के बेसिस पे या अलग अलग बेसिस पे किस तरह से पॉलिटिक्स होती हैं, वो दिखानी है। पोलराइजेशन किस तरह से बढ़ता है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किस तरह से होता है, वो दिखानी है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स एंड ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप टॉपिक कवर कर ली तो ये हो जाएगा। ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को आप कवर करना है कि इसका किस तरह से इमरजेंस हुआ, इन्होंने किस तरह से डेमोक्रेसी को, पार्टिसिपेशन को इन्हेंस किया है, स्ट्रेंथन किया है, और क्या चैलेंजेस है, ये कर लोगे तो आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, और ये दो टॉपिक, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, यू नो दैट, इसके बारे में थोड़ा तैयार कर लेना।
टू मैनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे कर्स है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द बिहार। ठीक है ना, इतने सारे होते हैं। तो आपको पता है हंग असेंबली होता है, दोबारा इलेक्शंस करवाना पड़ता है, यू नो दैट, कितना खर्चा होता है, ये होता है वो होता है। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी के पास मेजर स्ट्रेंथ होते नहीं, तो सरकार गिरती रहती है, तो फिर से इलेक्शंस करवाना पड़ता है, तो इससे कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सब टॉपिक पे ना आपके पास नोट्स कवर होनी चाहिए। एक्सप्लेन द रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो ये देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में जब पढ़ोगे, जो मैंने पहले आपको बताया, तो ये आंसर आप कर सकते हो कि क्या क्या रिफॉर्म अभी तक आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई रिफॉर्म सजेस्ट किया है तो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज पर्सन ओरिएंटेड रादर देन नेशन ओरिएंटेड इन कंटेक्स्ट। हाँ, यू नो दैट, किस तरह से पर्सनालिटी कल्ट है भारत में। ठीक है, कि पूरा का पूरा इलेक्शन एक पर्सन ड्रिवन ही होता है, ओरिएंटेड ही होता है, रादर देन डेवलपमेंटल और नेशन ओरिएंटेड। एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ बिहार आपको दिखानी है। ठीक है, बोरा कमेटी के सजेशंस वगैरह सब। अब तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक देखो ना, अब इनके देखो क्या है ना, कई बार क्या होता है बच्चा कि आपको ना उनके एग्जैक्ट रिकमेंडेशन अब पता नहीं है, लेकिन यू नो दैट ना कि कमेटी क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकती है क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए, है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है, अब कोई भी अगर आपने लिख दिया, कोई कमेटी का नाम दे दिया, कोट कर दिया, तो अब वो कमेटी क्या एक पेज का रिकमेंडेशन थोड़ी ना देता है भाई, सैकड़ों पेज उसका देता होगा, हजारों पेज उसका देता होगा, है ना, देता कि नहीं। अब वो एग्जामिनर बैठ के तो जाके देखेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपके जो लाइन्स होनी चाहिए ना, वो जनरल लाइन्स होनी चाहिए, लगे कि नहीं हाँ ये चीज़ इससे अलाइन कर रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं मतलब फेंक देना, या कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं हम, अलग लाइन में हट के नहीं बोलनी है। ठीक है, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, कि पूरा का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो पहले सौंपना चाहिए। ठीक है, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अब इस तरह के जनरल पॉइंट अगर रखोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप जाके पढ़ो बोरा कमेटी के सजेशंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने कहा। इलेक्टोरल प्रोसेस और बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सब हैं, इधर इतना नीचे जाने भी नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन सब पूछे नहीं जाते। अब हाँ, ये कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी का एवोल्यूशन इंडिया में हुआ है फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। एक बार कोलिशन पॉलिटिक्स का नोट्स बना लोगे कि कैसे, पहली बात इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देख लेना, इसी क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इससे फायदा नुकसान दोनों देख लेना। ठीक है, दोनों कर लोगे ना तो आंसर आपके बहुत बड़ा एक नोट्स कवर हो जाएगा। और इससे कैसे जो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन हुई है वो देख लेना। डिस्कस एंड एनालाइज। और एक पॉइंट और बताना चाहता हूं बच्चा, लोग कह रहे थे कि इस बार जो करंट अभी जो एनडीए गवर्नमेंट की कोलिशन पॉलिटिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इससे क्या होगा, जेडीयू के या फिर जो टीडीपी है उनके आने से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो वर्चस्व है ना, अथॉरिटी है ना, वो थोड़ा बहुत कम हो गए, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी पॉइंट आपको रखना पड़ेंगे कि जब किसी अलायंस के अंदर, किसी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टीज होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो मैच्योर इनफ हैं तो फिर इस केस में प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी होती है उतनी अंडरमाइन नहीं होता है। आई एग्री कि टू सम एक्सटेंट होती हैं। ठीक है, एग्जांपल दूं, देखो बिहार का कई वर्ष से एक डिमांड रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। ठीक है, अभी आपको पता है कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है बिहार का पॉलिटिक्स के नेशनल लेवल पे। चाहता तो ये बात उठाया जा सकता था, लेकिन मैच्योरिटी कैसे दिखाई बिहार सरकार ने, उन्होंने कहा कि हमको ना काम करो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आप नहीं देना चाहते हो मत दो, आप हमें पैसे दो। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा,
एग्जैक्टली। और बहुत सारे पैसे मिले भी बिहार को इस बार, ठीक है। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द इमरजेंसी ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, हाँ यही चीज़ कवर होगा ना कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉजेज क्या रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। ये करोगे तो हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और बिल्कुल ये टॉपिक कवर करके रखनी, क्यों देखो ना पूछा जा रहा है 69 में 70 में, ठीक है। एंड लास्ट हमारा है रोल ऑफ कास्ट एंड रीजन इन पॉलिटिक्स, सिंपल टॉपिक है, कवर कर लो जाके। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, देखो दो अलग अलग टर्म है बच्चा, एक पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और क्रिमिनल्स का पॉलिटाइजेशन, दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है या। तो इन दोनों टर्म को आपको जाकर के पढ़ना है। एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। उसके बाद इन इंडिया एट प्रेजेंट द कास्ट इज नो मोर अ सोशल फेनोमेना रादर अ पॉलिटिकल फेनोमेना। कास्ट अब एक सोशल फेनोमेना नहीं है, एक पॉलिटिकल फेनोमेना, क्योंकि कास्ट का रोल अब पॉलिटिक्स के अंदर आ गया ना, इसलिए पॉलिटिकल फेनोमेना हो गया। क्या एग्री करते हैं इस बात से, और एनालाइज करना है और रीजन देना है टू सपोर्ट योर आंसर। द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स को समझाना है, ये इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब वही है। फिर प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मणिपुर क्राइसिस, यू नो दैट, ठीक है। इन योर व्यू व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिपरकशन ऑफ द एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन द लैंडस्केप ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स, कमेंट, ठीक है। बेसिक करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। कास्ट प्लेज अ रोल in Indian politics and there is a change in the functioning over the decades, and how do you look at it changing over the last many decades? Does the logic of the government subside the character of the caste? Does the logic of development subside the character of caste? Give your reason। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ से आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, एक तो जनरल रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स कैसे है वो समझानी है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों बढ़ी विथ टाइम ये समझानी है, पहले इसका नेचर किस तरह से था रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, और अभी के समय पे इसका नेचर क्या चेंज हुआ है क्या, वो समझनी है। और अगर नेचर चेंज हुआ तो क्या क्या जो डेवलपमेंट चीज़ें हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस है, द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट है, क्या उसने इसको सबसाइड किया है क्या, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स को। ये सारे टॉपिक्स पर अगर आप नोट्स कवर कर लिए तो फिर कैसा भी आए यू विल एबल टू आंसर इट वेरी स्मूथली, सो स्मूथली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल कल्चर। अब देखो ये पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है कि जब आपका जो पार्टिसिपेशन होता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड, on your caste, on religion, your ethnicity, on your language, but as a general citizens, ठीक है, as a informed citizen, समझ आ रहा है। तो बिहार ने विटनेस किया है पॉलिटिकल कल्चर को, मतलब डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को, नॉट कास्ट पॉलिटिक्स को और रिलीजन पॉलिटिक्स को। वो देखो मैंने वही कहा ना कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रोल ऑफ कास्ट में, क्या अभी डेवलपमेंट का जो लॉजिक है क्या उसने सबसाइड किया है, क्या पहले का जो रोल ऑफ कास्ट का जो था और अभी के जो कास्ट का है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्या ट्रेंड बदला है, वो चीज़ प्रिपेयर करनी है आपको। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ, ये नॉट मच इम्पॉर्टेंट, द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल, सेम क्वेश्चन है, एक ही बात है। प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पूछे गए, मेजर प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स, और बेसिक क्वेश्चन है कि अलग अलग काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप होते हैं ना यार, अलग अलग प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होता है, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप होता है, लेबर यूनियन का होता होगा, गवर्नमेंट वाला होता होगा, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रेशर ग्रुप होता होगा यार। एग्जामिन देयर रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, जाओ टॉपिक कवर करो, ख़त्म। ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस को लेकर क्या है, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार, या ये टॉपिक आप कवर वैसे कर लेना कि बिहार में ई सर्विस डिलीवरी को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा देख लेना। एग्जामिन द फीचर ऑफ द सेल्फ रिलायंट बिहार, 7 निश्चय 2 के बारे में पूछा गया है, बेसिक चीज़ें हैं।
ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस, या तो ई गवर्नेंस को थोड़ा देख लेना, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या काम किया है और उससे क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिर साथ निश्चय वाला प्रिपेयर करके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। समझ में आया किस तरह से आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रिपेयर करनी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट में हमें बताइए कि किस तरह से और चीज़ें बेहतर की जा सकती है, और आपको कुछ और चाहिए इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।